जय हिंद दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट वन ऑफ द वन शॉट फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंकर द एनसीईआरटी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमने पार्ट वन पढ़ लिया था। हमने कुछ डेट्स भी याद किए थे और कुछ इवेंट्स भी हमने याद किए हुए थे। ठीक है, तो अभी हम उस सिलसिले को आगे करते हैं और अभी हम इस वीडियो का पार्ट टू है। ये पार्ट वन आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे तो 1.5x पे देख लीजिएगा। अगर बहुत ही जल्दी होगी तो 1.75 पे देख लेना। 2x पे शायद ही समझ में आए। ठीक है, तो अभी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पार्ट वन पूरा अच्छे से 1x पे देखना। हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत नींद आने की संभावना है, लेकिन अगर अच्छे से देखोगे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको नींद ना आए। और कुछ मैंने डेट्स भी आपको याद कराए थे। ये है कुछ फोटोज। फोटोज हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। पेंटिंग्स आर द सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। तो वैसे ही ये सारे पेंटिंग्स आपको हिस्ट्री का सोर्स है, ये आपको बताएंगे। ये फ्लैग सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे पेंटिंग में। अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग और ये बेस्टाइल जेल, ये बहुत जरूरी है। बेस्टाइल जेल आप लोग को पता होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सिंबल है। तो उसके पहले ना हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है, सबसे पहला है व्हाट एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसोफर्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिलोसोफर्स ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो, फिलोसोफर्स हमने क्या क्या पढ़े थे। हमने तीन फिलोसोफर पढ़े थे। पहला पढ़ा था जॉन लॉक। ठीक, पहला पढ़ा था हमने जॉन लॉक। दूसरा पढ़ा था रूसो। और तीसरा पढ़ा था वोल्टायर। याद है आप लोग को? नहीं याद होगा तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने इन तीनों की बुक्स और इन तीनों के द्वारा दिए हुए कोड्स और इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग पिछला वीडियो देख करके इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि रोल ऑफ फिलोसोफर्स क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। आप इन तीनों का नाम मेंशन कर सकते हो, इन तीनों के बुक्स मेंशन कर सकते हो, इन तीनों के कोट मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने मिडिल क्लास जब एजुकेट होने लगा था तो उनको ये बताने लगे थे कि रोल ऑफ डिविनिटी कितनी थी। अब डिवाइन पावर तो थे नहीं किंग के पास, वो तो उसने क्लर्जी को पैसा दे दे के सबके सामने ये अफवाह फैला दी थी कि भाई मैं ही राजा हूँ, मुझे क्राइस्ट ने भेजा है, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं ही तो बन सकता हूँ राजा, और किसी के पास ये शक्ति नहीं है। बॉर्बन फैमिली है जिसमें लुई 16 ही राजा बनेंगे। तो ये सारी जो उनकी धक्के बातें थी वो क्लर्जी के द्वारा वो करवाता था। तो फिलोसोफर्स क्या करते थे, उसको रिब्यूट करते थे। दे यूज्ड टू रिबट दिस थियरी ऑफ द डिवाइन थियरी बाय द किंग एंड द क्लर्जी। ठीक है, तो अब फिलोसोफर्स क्या करेंगे, फिलोसोफर्स कॉमन जनता को ये बताएंगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और कॉमन जनता की परेशानियां बढ़ती जाएगी तो उसको सही में समझ में आने लगेगा कि अब हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, एंड दैट वुड लीड टू द अपराइजिंग। द एकदम एक अपहीवल होगा। ठीक है, जिसमें पूरी लड़ाई हो जाएगी उसके एक सिस्टम के साथ, और इसीलिए इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और ये फ्रांस में हो रहा है इसलिए इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सोशल कंडीशन मैंने आपको बताया था, तीन तीन स्टेट में डिवाइडेड था। नोबिलिटी, क्लर्जी और उसके बाद से कॉमन पॉपुलेशन। क्लर्जी नोबिलिटी को आप जिधर भी रखो, देखो क्लर्जी जो था वो चर्च वाले थे, वो टॉप पे इसलिए रहते थे कि वो चर्च में जो काम करते थे वो प्रीस्ट विस्ट हो गए, ये लोग हो गए। तो क्लर्जी जो थे वो टिथस नाम का टैक्स लेते थे। टिथस मतलब 10% ऑफ द प्रोड्यूस, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस जो भी किसान करता था उसको वो यूज करते थे, उसका वो टैक्स लेते थे। और उसके बदले वो क्या बोलते थे कि किंग के पास डिविनिटी पावर है। नोबिलिटी क्या करता था, पहले तो नोबिलिटी बहुत अमीर है ऑलरेडी, उसके बाद से वो टैक्स लेता था। ठीक, क्योंकि भाई वो एक तो ब्याज पे पैसा चलाते थे सब, ये सारी चीजें जो हैं। ठीक है, क्लर्जी और नोबिलिटी ही सारा बेनिफिट उठा रही है और कॉमन पॉपुलेशन ही सबको बेनिफिट दे रहा है। सबको बेनिफिट दे रहा है मतलब खुद लॉस में जा रहा है, टैक्सेस खुद ही बढ़ रहा है। अब तुम सोचो किसी परिवार में अगर सब ही डिपेंडेंट हो जाएंगे और एक ही आदमी बस कमाए जा रहा है कमाए जा रहा है, कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हो रहा था फ्रांस के साथ। नोबिलिटी मजे में है, क्लर्जी मजे में है, लेकिन जो कॉमन पॉपुलेशन है वही सबसे ज्यादा सजे में है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाउ डिड द फॉल ऑफ बेस्टाइल बिकम सिंबल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कैसे फॉल ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल क्या था, जेल था। जेल के अंदर राजा कैद करके रखता था उन लोगों को जो राजा के खिलाफ बोलते थे। तो अगर हम जेल तोड़ देंगे, वहां के लोगों को रिहा कर देंगे, तो एक और फायदा होगा कि हमको वहां के हथियार मिल जाएंगे। जेल में ही सबसे इजली हथियार मिलेंगे। फिर वो जो लोग होंगे जो उसमें कैद होंगे वो रिहा हो जाएंगे। दिस विल बी अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी ही तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला हुआ एक ऐसा प्रिंसिपल था जो आज भी, लिबर्टी एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है बात करने के लिए। हम आज भी इंडिया में लिबर्टी के बारे में बात करते रहते हैं। अब देखो एक बात है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यूपीएससी मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है,
हाउ इज द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कई बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या नहीं भी हो और आपको सिर्फ इतना है कि आगे चल के हमको साइड ट्राई करना हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि यूपीएससी मेंस लेती है वो सब्जेक्टिव में होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अपने मन से लिखते हो और उसको सही तरीके से लिखने की कोशिश करते हो, जितना ज्यादा लिखोगे बोर्ड में उतना ज्यादा मदद करेगा। जितनी कॉपियां भरी रहेंगी अच्छे से सुंदर सुंदर बुलेट पॉइंट्स बना करके पॉइंट टू पॉइंट लिखे रहोगे और ज्यादा से ज्यादा लिखे रहोगे, उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बोर्ड में हो गया या फिर यूपीएससी हो गया या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, उसमें सारी चीजें काम आएंगी। तो अभी के लिए लिखो जितना लिख सकते हो। इंजीनियरिंग एग्जाम में भी जाकर के जब आपका एग्जाम होगा, आप अपने नॉलेज के हिसाब से लिखो, लेकिन पेपर में लिखना पड़ेगा तभी तो नंबर आएगा। तो जितना लिखोगे उतना नंबर आएगा। आप लोग के लिए एक और सुविधा है कि आप ये सारे जो मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चन के आप आंसर्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। ठीक है, उन टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं खुद पर्सनली चेक करके आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स भेज दूंगा, और या फिर जो गलती आप लोग कर रहे होगे उसको इवेल्युएट करके भेज दूंगा। तो आप उस पर भेज सकते हो अपने अपने आंसर, 24 घंटे के अंदर आपको वो मिल जाएगा। अगला आता है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, अभी मैंने कल आपको हल्का सा वो दिया था कि एब्सोल्यूट मोनार्की से अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे जा रहे हैं। 1789 से लेकर के 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। ठीक है, तो हम उसको अभी पढ़ेंगे। इसी में सेपरेशन ऑफ पावर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 17 में एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगर है ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, अब देखो एक बारी हम उस दिन जो पढ़े थे ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, हमारी टाइमलाइन कुछ अलग ऐसे जाएगी। हमने सबसे पहले क्या किया था, 1614 बताया मैंने आपको। 1614 में HEGA लास्ट टाइम मिला था। ठीक, लास्ट टाइम मिला था 1614। इसमें देखो 16 भी इवन है, 14 भी इवन है। जैसे भी याद रखना हो 1614 याद रखना कि यहाँ पे लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी HEGA हाई स्टेट जनरल असेंबली की। हाई स्टेट जनरल असेंबली और रिवाइज करा देता हूँ। देखो हाई स्टेट जनरल असेंबली में एक ऐसा मैंने कमरा बनाया था, यहाँ राजा साहब बैठते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ बैठ गया क्लर्जी, यहाँ बैठ गया नोबिलिटी, और यहाँ पे खड़े हो गए लोग, कॉमन पॉपुलेशन। इसका वोट 1, इसका वोट 1, इसका भी वोट 1। ठीक है, ये वोट देगा 1, ये वोट देगा 1, दोनों मिल गए 2, 2:1 हो गया। इसका तो 1 ही रहेगा। भले ये 600 लोग हैं, ये 300 लोग हैं, ये 300 लोग हैं, लेकिन जीत कौन रहा है फिर भी, ये 2:1। तो एक गिमिक जो राजा खेलता था ना, एक जुमला था कि भाई हम बुलाते हैं HEGA को, टैक्स बढ़ाते हैं और 2:1 से होना ही है। फिर भी ये गिमिक था, फिर भी 170-80 साल लग गए उसको बुलाने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। 1614 में आपका हो गया HEGA। अब आते हैं अपने करंट टाइम में 1789 में। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि 1 हो गया अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला। ठीक, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसलिए हम 1 लेके चल रहे हैं, या कैसे भी मान लो कि रिवॉल्यूशन पहला है। उसके बाद थला फॉर रीजन से 7, 8, 9। ठीक है, 1789। ठीक, इस 1789 में मैंने आपको अभी तक 3 डेट्स पढ़ाए थे। एक था 0505। ठीक है, 0505, इसमें आपकी HEGA की फिर से मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें 40,000 लोग लेटर्स भेजते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स प्रपोजल पास हो जाता है, 2:1 से वो जीत जाता है, टैक्स प्रपोजल पास हो जाता है। ठीक, उसके बाद से देखो यहाँ पे आता है 2006। मैंने आपको बताया था मेरा बर्थ ईयर मान लो 2006 मतलब 2006। इसमें आपको क्या बोलना है कि इसमें आपे सीएस और मेरा व्यू जो थे, ठीक है, वो 2 लोग पैम्पलेट बांटते हैं वर्जलीज में ही, जहाँ पे HEGA की मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक, और उसके बाद से हम लोग पहुंचेंगे अपने 14 जुलाई पे, जिस दिन जेल तोड़ दिया गया था। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से हम लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है, तो अब मैं आप लोग को उसका शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें देखो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। आप लोग इसमें से जो भी ये अंडरलाइन है ये सब आप लोग को टेलीग्राम पे ऐसे ही अंडरलाइन मिल जाएगा, चाहे वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया या फिर ये जितने भी अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं, ये ऐसे के ऐसे ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे इसको।
ये सिंबल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे आखिरी में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग को याद रखनी है। अब देखिए, अब क्या है कि 1789 चल रहा है, बेस्टाइल जेल तोड़ दिया गया है 4 अगस्त को। ये भी एक आपको डेट मैंने बोला था याद रखने को, 4 अगस्त। 4 अगस्त कैसे, 4 टू जा 8 मैंने आपको बोला था, है ना। 7 टू जा 14 मैंने आपको बोला था। इस दिन क्या हुआ था, जेल तोड़ा गया था 4 अगस्त। 4 टू जा 8, इस दिन क्या हुआ था, 4 अगस्त को राजा ने मान लिया था कि ठीक है, अब हम मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं रहेंगे। उधर नेशनल असेंबली, HEGA क्या बन गई है, नेशनल असेंबली बन गई है, याद रखना। जनरल असेंबली जो थी, अब वो नेशनल असेंबली बन गई है। अब वहां पे वो सब नहीं है कि क्लर्जी के 3, ये सब नहीं, कुछ नहीं। रूसो के बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से डेमोक्रेसी, 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू के तहत नेशनल असेंबली वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। वहां पे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होगा 1791 में, ठीक है। तो 4 अगस्त को राजा ने डिक्री पास की थी कि ठीक है भैया, हम अब हट जाएंगे कुर्सी से और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगी। उसके पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म याद दिलाना चाहूंगा, जो कि था आपका जैकबिन क्लब। ये मैंने आपको नहीं बताया है, जैकबिन क्लब क्या है। देखिए, किसी भी लड़ाई में अगर आप सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो या फिर कुछ भी अगर है, तो उसमें सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। जैसे कि हमारे आजादी में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो वैसे ही यहाँ पे भी फ्रांस के लोगों ने जैकबिन क्लब नाम का एक सीक्रेट एसोसिएशन बनाया है। सीक्रेट एसोसिएशन में पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, सरकार की गतिविधियों के बारे में बताया जाता है कि कैसे गलत है कैसे नहीं है। ये सारी चीजें बताई जाएंगी तो लोगों को उकसाया जाएगा। जो काम मिराबी और आबे सीएस करते थे, वैसा ही जैकबिन क्लब भी करती थी कि लोगों को बता रही है कि गलत हो रहा है, प्लस वो उनको ट्रेन कर रही है रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल। ये तो काफी वो हो गया, पहले हो गया। एक पेज और पहले चलो, आप लोग को दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से, ये मैंने पिछले वाले में समझा दिया है, ठीक है। ये देखो आप, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil। अब मान लो पूरे फ्रांस में लड़ाई चल रही है राजा के खिलाफ, ठीक है। तो एक टर्मोइल तो चलेगा ही, नेशनल असेंबली भले बन गई है, अब वहां पे राजा का उतना पावर रहा नहीं है, लेकिन वो तो चलेगा ही। A severe winter had meant a bad harvest, the prices of bread rose, often bakers exploited the situation and hoarded supplies। अब क्या है, अभी हम लोग 14 जुलाई से निकले हैं, जेल तोड़ के निकले हैं, 4 अगस्त अभी बीत रहा है, 1789 पे ही है। उस बार क्या हुआ था ना कि ठंड बहुत जबरदस्त पड़ी थी। ठंड बहुत जब बहुत जबरदस्त पड़ेगी तो फिर फसलें होंगी नहीं, तो वो कंगाली में आटा गीला वाला सीन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, एंड दैट इज व्हाई द टर्मोइल, लाइक इट instigated a violent behavior of men। देखो, after spending hours in long queues at bakery, crowds of angry women stormed into the shops। ठीक है, उसका फोटो भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। यार को दिखा देता हूँ कि कैसे औरतें ना बेकरी में जा जाके तोड़ रही थी सामान और अंदर से ले रही थी, ठीक है। ये देखो, लाइन लगी हुई है, लाइन के बाद से यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, वो लेके भाग रहा है। मतलब इतना खराब सिचुएशन आ गया था कि एक ब्रेड खरीदने के लिए, एक पीस ऑफ रोटी खरीदने के लिए एकदम मारा मारी चल रही थी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आते हैं, देखिए, बेकर्स वाला हो गया। मतलब ऐसा समझ लो कि पूरे फ्रांस में एक टर्मोइल था, एक ऐसा अंदर ही अंदर आग जल रहा था। लोग एक दूसरे से बेचैन थे कि हमको खाना खाना है, उसके कारण पागल हो रहे थे। उधर नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, इधर राजा भी अपना प्लानिंग में लगा हुआ है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि राजा कैसे प्लान कर रहा है। तो कल मैंने आपको ये भी समझा दिया था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कैसे फिलोसोफर्स के कारण ये आया था। मैंने आपको क्वेश्चन जो बताया था फिलोसोफर्स के कारण, वो भी आप ये भी फिलोसोफर्स में ही डालोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर लाया गया था। और सोचो, तब का सेपरेशन ऑफ पावर लाया हुआ आज भी हमारी कंट्री में भी फॉलो होता है, हर जगह फॉलो होता है लगभग लगभग। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस। द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, देखो, 1789 से लेकर के 1791 तक फ्रांस में टर्मोइल होता रहा। फाइनली 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो शुरुआत होती है वो होती है बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट ऑफ मैन, मैंने आपको एक ध्यान रखने की चीज बताई थी कि यहाँ पे वुमेन को अभी भी कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो 1791 में फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब जहां पे सिर्फ राजा और राजा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन और राजा भी अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगा।
ठीक है। लेकिन अब आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ इतना फेयर नहीं था। क्यों नहीं फेयर था? क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था। पहले से तो बहुत बेहतर था, क्योंकि तुम देखोगे इसमें तुमको इक्वालिटी बिफोर लॉ मिल जाएगी, एस्टेब्लिश्ड नेचुरल राइट मिल जाएगा, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिल जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाएगा, राइट टू लाइफ मिल जाएगा। ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी आपको जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के बारे में लिखोगे। तो ये सारी चीजें जब आप मेंशन करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कैसे अनइक्वल था, तो आप उसमें लिखोगे कि उसमें फीमेल को अभी भी राइट्स नहीं दिए गए थे, ठीक है। और राइट्स तो नहीं दिए गए थे, प्लस तुम सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया था। एक बांटा गया था पूरे सिटीजनरी को एक्टिव सिटीजन में, ठीक है, जो टैक्स भरेंगे और जो मतलब पार्टिसिपेटरी रहेंगे, और दूसरा रहेगा पैसिव सिटीजन, ठीक है, पैसिव सिटीजन। इस पैसिव सिटीजन में स्लेव्स आएंगे, वुमन आएंगी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग आएंगे। तो ये पैसिव सिटीजन हो गए। और अब इलेक्शंस होंगे, ठीक है, इलेक्शन होगा और वो इलेक्शन कराएगा। अब क्या था कि स्टेट की ड्यूटी थी टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। अभी तक स्टेट दे ही नहीं रहा था राइट, और अब स्टेट की ड्यूटी बना दी गई है कि आप नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। 1791 आ गया। देखो कहानी बढ़ते बढ़ते 1614 से शुरू हुई थी, अब कहानी आ गई है 1791 पे। अब हमारे पास एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन में बांट रहा है, फिर भी वो राइट दे रहा है, राइट टू लाइफ आ रहा है, राइट टू इक्वालिटी आ रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो क्या था कि ये जो जैकबिन क्लब था ना, अब ये हीरो बन जाएगा, क्योंकि जैकबिन क्लब ने बड़ा काम किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक। तो यानी कि अब तुमको समझ में आ रहा है, अब ये जो सीक्रेट क्लब था अब वो मेन क्लब बन गया है, और अब वो मेन क्लब ही 1791 में सरकार बनाएगा। तुम देखो, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, नहीं ये तो दूसरा आ गया, एक मिनट, ये देखिए, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब हम ये वाला पढ़ेंगे। अब यानी कि 1791 के बाद ऐसा क्या होता है कि अब मोनार्की को भी अब अबॉलिश कर दिया जाएगा और एक रिपब्लिक बन जाएगा। मतलब हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो अभी तक लुई 16 ही था जो हेड ऑफ द स्टेट था, भले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, लेकिन अब वो भी हट जाएगा और एक रिपब्लिक बन जाएगा। अब राजा को भी मार दिया जाएगा, तुम देखना कैसे। देखो, लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने साइन कर दिया है, ठीक है, कि चलो भैया हमने कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1791 में, हमने साइन कर दिया। लेकिन तुम बताओ, अगर मेरा देश ज्यादा अगर स्टेबल होने लगेगा तो हमारे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत होने लगेगी कि ये स्टेबल कैसे हो रहा है, जैसा कि पाकिस्तान करता है, ठीक है, अपने घर में तो खाने को है नहीं, दूसरे के घर में झांकता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी था कि क्या था कि जो राजा साहब थे हमारे लुई 16, तो लुई 16 ये प्लानिंग कर रहे थे कि मैं अगल बगल वाले जो देश हैं, प्रशिया जैसे है, उसको अगर मैं बोलूं कि तुम मेरी मदद करो, क्योंकि अगर हमारे फ्रांस में अगर इंडिपेंडेंस आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, तो तुम्हारे भी देश में कल को पहुंचेगी, क्योंकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चलेगा। तो फिर उसके बाद से लुई 16 मिल जाएंगे प्रशिया के साथ, और प्रशिया अटैक करने की ठान लेगा कि हाँ भाई सही तो कह रहा है, वरना हमारे भी देश में आ जाएंगे। तो प्रशिया फिर से लुई 16 का साथ देगा ताकि यहाँ से हटाया जाए और फिर से मोनार्की को लाया जाए, ठीक है। Louis XVI had signed the constitution. He entered into secret negotiations with the king of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops. वही जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं, देखो, समर ऑफ 1789 से ही लड़ाइयां चल रही हैं प्रशिया के बीच, हम लोग के बीच, मतलब फ्रांस वाले के बीच एकदम लड़ाई चल रही है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब यहाँ के भी लोगों को तो दिख ही रहा होगा ना कि भाई एक ब्रू हो रहा है कुछ, ठीक है, उन लोगों के बीच, किंग और सभी अगल बगल के किंग्स के बीच कुछ ब्रू हो रहा है। तो इसीलिए जो नेशनल असेंबली थी वो इतनी होशियार तो थी कि अप्रैल 1792 में 04-1792, याद रखना, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1792 के अप्रैल में एक वॉर होगा पूरे फ्रांस से प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो जैकबिन क्लब्स के हो ना हो, लेकिन फ्रांस को बचाने के लिए, अपने मदरलैंड को बचाने के लिए ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक मर्जलीज नाम का एक क्वेश्चन बन सकता है कि मर्जलीज क्या था। मर्जलीज असल में फ्रांस में एक जगह है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक गाना गाया गया, ठीक है, जो कि रोजर दे लाइल, अब इसको जैसे भी पढ़ना पढ़ लेना। उसके बाद से सन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्जलीज, ये मर्जलीज में गाया गया था, इसलिए इस गाने का नाम मर्जलीज हो गया, और वही अभी भी नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है।
तुम देखो कितना इंपॉर्टेंट था वो गाना। कि गाने से क्या होता है कि गाने से हम सभी लोग जब पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो 15 अगस्त को जो भी स्टेटस लगे तो सब में हम लोग को गूज बम्स आने लगते हैं। तो वैसे ही ये गूज बम्स आ रहे होंगे उस समय लोगों को कि अरे हमको अपना फ्रांस बचाना है। ठीक है। तो large section of population were convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political right only to the richer section of society। अब क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन से पावर किसको मिला है? रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। वोटिंग का अधिकार किसको है? सिर्फ प्रॉपर्टी मैन को। वुमेन को अधिकार कुछ है नहीं। तो इसीलिए लोग इस बात के लिए निश्चिंत थे, निश्चिंत कह लो, नहीं निश्चिंत नहीं कहेंगे, लोग इस बात के लिए सर्टेन थे, निश्चित थे कि हमको तो फिर से लड़ाई करनी ही पड़ेगी, हमको फिर से जीतना ही जीतना है। तो अब क्या होगा? अब जो होगा वो अबॉलिश की जाएगी मोनार्की। आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अब जैकबिन क्लब जो है अब वो मेजर बनेगा। ठीक, मेजर कैसे बनेगा ये देखिए। जैकबिन क्लब का एक लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। आप लोग अगर मार्वल यूनिवर्स देखते होगे उसमें एक डायलॉग है, इधर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। कुछ ऐसा ही आदमी था ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है। इसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो गला काटती थी। ठीक है। और ये डेमोक्रेसी के एपिटोम बने हुए थे। ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो थे वो जैकबिन क्लब के हेड थे। अब देखो क्या हो रहा है, ये पहले एक बार देख लो इस जैकबिन क्लब के बारे में है। हालांकि इसके बारे में कम ही चांस है पूछेगा, लेकिन क्या पता पूछ ले कि लार्ज ग्रुप अमंग द जैकबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स। देखो ये लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर आपको दिख रहे हैं। स्ट्रिप्ड मतलब ऐसा ऐसा, देखो ये भी ये भी। इसका मतलब क्या है? ये लोग यूनिटी दिखा रहे हैं, ये लोग डॉक वर्कर्स की तरह मतलब वर्कर्स की तरह पहन रहे हैं ताकि हम इक्वालिटी दिखा रहे हैं। ठीक है। तो जैकबिन क्लब ने ऐसे कई सारे ऐसे, जैसे हमारे गांधी जी ने चरखा चलाया था, वो एकदम एक कपड़ा पहन रहे हैं, वैसे यही सब दिखाने के लिए। ठीक है। वो यूनिटी लाती है, वो स्ट्रेंथ देती है पूरे सोसाइटी को। अब क्या था, दीज जैकबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंस क्लूटस। क्यूलोटस बोलिए, क्लूटस बोलिए, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। इनके में नी ब्रीचेस नहीं थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तो पढ़ लीजिएगा, ये उतनी डिटेल वाली नहीं है। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। 1792 में जैकबिन्स जो था वो पर्सियंस के ऊपर, जो पेरिस में रहते थे उनको पेरिजियंस बोला जाता था। ठीक है। ये देख लेना, लार्ज नंबर ऑफ पेरिजियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब देखो 1791 आ गया है, फिर भी महंगाई है क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ा हुआ है, डिमांड। अब ये सब जो भी हो रहा है इससे ऐसा थोड़ी बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, पैसा अभी भी नहीं आया हुआ है। तो लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है। ठीक। अब 1792 में तुम देखोगे कि अब ये रिपब्लिक बन जाएंगे। 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे, अब 1792 में ये पक्के से रिपब्लिक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इलेक्टेड हेड आ जाएगा। आप देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलियरीज, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours। 10 अगस्त को देखो, 4 अगस्त को हमने पढ़ा था, उसने साइन किया था, उसी के 1789 को 4 अगस्त को उसने मान गया था कि ठीक है हम हट जाएंगे। और उसके बाद से 10 अगस्त को ही 1792 में 1792 में लोग गए, किंग के गार्ड को मारे, उसको हॉस्टेज में लिए और उसके बाद से पूरे फैमिली को इम्प्रिजन किया। इलेक्शंस करवाए गए और इस इलेक्शन में याद रखना, अगर आपसे पूछ जाए कि किस इलेक्शंस के बाद से मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेथ गॉट द राइट टू वोट। अभी तक क्या था, प्रॉपर्टी मेन को सिर्फ राइट था, फीमेल को अभी भी राइट नहीं है। लेकिन अब क्या है कि 21 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, आप गरीब हो, अमीर हो और आदमी हो अगर आप, तो आपको वोट मिल जाएगा, औरतों को नहीं मिलेगा। तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अभी तक हम लोग नेशनल असेंबली बोल रहे थे, अब हम उसको कन्वेंशन बोलेंगे। ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 21 सितंबर 1792 इज द डेट जब फ्रांस मोनार्की के क्लचेस से बाहर आकर के और फाइनली रिपब्लिक बनेगा। लेकिन इसके बाद फिर नेपोलियन आएगा और फिर इनको मोनार्की की तरफ ले जाएगा। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट लिव्ड फ्रीडम जो थी, 21 सितंबर 1792 को फाइनली फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है। एक रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब होता है ना, देखो अपने हम लोग क्या है, हम लोग भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के पास पावर रहेगी वोट करने की, और रिपब्लिक मतलब आपका जो हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हमारा प्रेसिडेंट है, भले वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है लेकिन इलेक्टेड तो होता है ना। और वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड किसके द्वारा होता है? हमारे द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों द्वारा। तो वही यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड हेड। मतलब क्या है कि अब राजा हट गया है, राजा को तो मार दिया जाएगा, राजा मर जाएगा राजा को एग्जीक्यूट करने के बाद अब फ्रांस रिपब्लिक है। ठीक है। अब फ्रांस रिपब्लिक है का मतलब
देखो, अरे अरे अरे, क्या हो गया? ये देखो, Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason on 21 January 1793. 21 जनवरी 1793 हमारे भोले भाले राजा साहब जिन्होंने बहुत ही प्रताड़ना की थी 2101, 21 जनवरी 1793 में इनको अब मौत की सजा सुना देगी जनता। ठीक है। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, पूरे मतलब चौराहे पे समझ लो ले जाके इसको मारा गया। इसको बताया गया कि ट्रीजन क्या होता है, अपने ही कंट्री के साथ गद्दारी करना, अपने ही कंट्री के लोगों के साथ गद्दारी करने की सजा यही मिलेगी। अब आता है बड़ा इंटरेस्टिंग फेस। अब आपको क्या लगेगा कि चलो भाई, फ्रांस में अब आ गया रिपब्लिक, अब सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो कुछ नहीं होगा, और बुरा हो जाएगा। ठीक है, वो बुरा कैसे होगा उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप लोग देख रहे हो, ये आदमी है। आदमी का गला ऐसे एक दो पोल्स के बीच में रखा गया है, और इस जब मतलब ये हटा दिया जाता है, ये आता है नीचे गिरता है खट से, और गला कट जाता है। बहुत ब्रूटल है, आई शुड नॉट लव। लेकिन कुछ ऐसा ही है कि ये, अब ये देखो, ये रिपब्लिक बनने के बाद का ये सिस्टम है कि एक ऐसी मशीन से सजा दी जा रही है जब गला कट जा रहा है। कैपिटल पनिशमेंट इज नेवर अ सॉल्यूशन, आई बिलीव। बाकी आप लोग के अलग अलग मत हो सकते हैं, कुछ हीनियस क्राइम्स पे तो होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन ये जो था ना, अब ये जो फेज आएगा इसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए सीधा कैपिटल पनिशमेंट यानी कि गला काट दिया जाएगा, मौत की सजा सुना दी जाएगी। अब तुम देखो कैसे। मैंने आपको बताया रॉबस्पियर जो था जैकबिन क्लब का लीडर था। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में अब भाई रॉबस्पियर को लोग अच्छा मानने लगेंगे, क्योंकि रॉबस्पियर भाई आजादी दिलाता है। तो अब रॉबस्पियर बन जाएगा अपना। ये रहे हमारे भैया रॉबस्पियर। इनका एक वो है, इनके बारे में थोड़ा जान लो तुम लोग। ये देखिए, ये इनके वर्ड्स में समझिए, टेरर इज नथिंग बट जस्टिस, स्विफ्ट, सिवियर एंड इनफ्लेक्सिबल। टेरर क्या है? टेरर जस्टिस है। टेरर आतंक करना न्याय है। स्विफ्ट, सिवियर एंड इनफ्लेक्सिबल एंड इज यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड। सबसे पहले तो ये ना, फ्रांस को मदरलैंड नहीं बोलते थे, फादरलैंड बोलते थे। वो वहां पे भी औरतों को उतना वैल्यू नहीं देते थे। फिर टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज द राइट टू द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक के फाउंडर कौन माने गए भाई? ये खुद को रिपब्लिक के फाउंडर कहते थे। तो ये कहते थे कि अगर मुझे लिबर्टी का कोई एनिमी है तो मुझे पूरा हक है उसको मारने का। मतलब अगर लिबर्टी के ये फाउंडर हो गए हैं फ्रांस में, तो ये लिबर्टी के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसकी लिबर्टी ये छीन सकते हैं, ऐसा इनको मानना था। तो वो जो मैंने आपको अभी बताया था ना, आयरन मैन वाला वो डायलॉग, वही है ये इतना ज्यादा अब रह गए थे कि ये अब विलन बन गए थे। ठीक है, तो रॉबस्पियर की ये फेवरेट मशीन हुआ करती थी जिसको जिलेटिन कहा जाता था। ठीक है, अब आप लोग देखिए, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज्यादा लंबी कहानी है नहीं, एनसीईआरटी ने भी इनको ज्यादा तवज्जो दी नहीं है, तो हम भी उतना ही रखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबस्पियर ने एक पॉलिसी बनाई सीवियर कंट्रोलर पनिशमेंट की। देखो, इसने राइट्स बहुत दिए थे, तुम यहाँ देखोगे ना तो ये पढ़ोगे, चर्चेस वेर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। जो भी वो लोग टीचर्स वीचर्स से खूब ढेर सारी जमीन लिए थे वो लोगों में बांट दी गई। मॉन्सियोर एंड मैडम, सभी फ्रेंच मैन एंड वुमेन को बोला जाएगा। इक्वालिटी आएगी। देखो, मीट एंड ब्रेड वेर राशन, मीट और ब्रेड दिया जाता था। पीजेंट्स जो थे, किसान जो थे, उनको अपना ट्रांसपोर्ट करना था, उसको प्राइसेस फिक्स करके गवर्नमेंट बेचती थी। मतलब देखो, महंगाई को कम करने का इसने बहुत सारा वो किया था। लेकिन इसका जो ये था ना कि ये बहुत ही ब्रूटल आदमी था। अगर लिबर्टी के खिलाफ कोई गया, कंट्री के खिलाफ कोई गया, और कंट्री के खिलाफ छोड़ो, अगर कोई इसके खिलाफ भी कुछ बोलता था, इसको लगता था कि इसके कंट्री के खिलाफ बोल रहा है, इसी रॉबस्पियर के खिलाफ बोलना मतलब फ्रांस के खिलाफ बोलना, और फिर ये उन लोगों को जिलेटिन में डाल करके उनका गला कलम कर देता था। फाइनली क्या होगा, इनके साथ भी वही होगा जो राजा साहब के साथ हुआ। इनको भी कोर्ट में केस चलेगा, फिर 1794 में केस होगा, अरेस्ट होंगे, और नेक्स्ट डे इनको भी जिलेटिन में इनका गला काट दिया जाएगा। जब खुद ही वो मशीन बनाएंगे और खुद ही उससे मार दिए जाएंगे। इमेजिन करना है तो इसमें कर लो, ये रॉबस्पियर ही मान लो है। रॉबस्पियर को सारे लोग मिलकर के मार देना, यही हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं 1793 पे। चलो अब इस फिगर को थोड़ा मैं बिगाड़ देता हूँ। 1793 पे आ गए हम लोग। 1789 से हमने शुरू किया था, 1793 पे आ गए। अभी हम बाद में सारा हम आपको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब जैकबिन की गवर्नमेंट गिर गई। जैकबिन की गवर्नमेंट गिरने के बाद क्या होगा? द फॉल ऑफ द जैकबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दी एंड मिडिल क्लासेस टू सीज पावर।
जो मिडिल क्लास है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास है, अब वो पावर सीज करेगी। जब पैसा आ जाता है तो पावर चाहिए होता है। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था एक बारी कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। अगर आपको किसी मनुष्य के चरित्र का आकलन करना है तो आप उसको शक्ति दे दीजिए, पावर दे दीजिए। तो वैसा ही यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल क्लास के पास अब पैसा आ गया है और वो पावर ले लेगी, पावर ले लेगी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉट प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब जब अमीर रूल करेंगे तो फिर से जैकोबिन वाला कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बढ़िया लगने लगेगा, क्योंकि वहां पे तो 21 साल के अबव ओनली मेन को ही सही, लेकिन नॉन प्रॉपर्टी वालों को भी हक था। लेकिन अब जब ये आएंगे तो ये वो भी हटा देंगे। ठीक है। The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte। अब क्या होगा ना, एक बार वो लोग चख चुके हैं, गरीब आदमी एक बार चख चुका है वोटिंग करने का मजा। अब वो मजा उसको नहीं मिल रहा है, तो वो मजा जो नहीं मिल रहा है उसको, तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट करेगा, जिसके कारण बहुत इंस्टेबिलिटी आएगी। और जब बहुत ज्यादा खनन चल रहा होता है ना, जब बहुत ज्यादा स्कर्मिशेस चल रहे होते हैं, तो उसमें कोई एक आदमी फायदा उठा ले जाता है। जैसे हम लोग के इंडिया पाकिस्तान में जब लड़ाई हो रही थी, तो चाइना में एक एविक नाम की कंपनी थी। उस एविक चाइनीज कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में 200-300% का प्रॉफिट कर लिया। कैसे? पाकिस्तान बौखला गया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ हथियार खरीदने लगा, ड्रोन्स खरीदने लगा। किस कंपनी से? चाइनीज कंपनी से, उसका नाम एविक। तो वैसे ही यहाँ पे जो इतना सारा स्कर्मिश चल रहा है, इतना सारा मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसमें जीतेगा कौन? एक आदमी, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। आप सभी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। ये हमारे टीपू सुल्तान के साथ भी इनके साथ बातचीत होती थी। ये भारत भी आना चाहते थे, लेकिन वो बात कभी और। हमारे जो 10th में चैप्टर आएगा नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, उसमें हम थोड़े से इस पे बात कर सकते हैं। तो नेपोलियन जो था वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, मिलिट्री से निकला हुआ था, डिक्टेटरशिप में मानता था। बाद में मोनार्की बनाएगा, बाद में ये कोड ऑफ कंडक्ट भी लाएगा, थोड़ी सी इक्वालिटी भी लाएगा। ये आप लोग सब अगले साल बोर्ड के लिए पढ़ोगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर अगले साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो कुछ कुछ चीजें, जैसे रॉबस्पियर वाला पार्ट, नेपोलियन वाला पार्ट, यहाँ तक कि तुम्हारा जो ये 3 प्रिंसिपल मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो तीनों तो इसी में पढ़ाया ही जाएगा आप लोग को। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। The ideals of freedom of equality before the law and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। मतलब फ्रांस तो फ्रांस, पूरे यूरोप में इसका बोलबाला रहेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आज भी पूरी दुनिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के निकाले हुए प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करती है। आप देखोगे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कितने सारे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने देश में लिए हुए हैं। अब चलो आते हैं, ये हेडिंग पढ़ना, ये देखना, ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? आप लोग देख रहे हो ना, 1789 से कहानी हमारी चल रही है, 1793 आ गया, और अब तो वैसे भी नेपोलियन आ गया है, तो अब वो किसी को राइट्स देगा नहीं, अब वो मोनार्की में चला जाएगा। क्या इतने दिनों में कोई भी यहाँ पे नहीं था? इतने फिलोसफर्स आ गए जो बोले कि यार लड़कियों को भी रिवॉल्यूशन दे दो। तो चलो, एनसीईआरटी ने जस्टिस किया है, उन लोगों ने लड़कियों को बढ़िया सा ये फोटो दिया हुआ है, आप इस फोटो के बारे में देखिए। पेरिसियन वुमेन ऑन देयर वे टू द वर्जिलीज, घोड़ा चला रहे, पेरिस के लोग हैं, पेरिस की औरतें हैं जो वर्जिलीज जा रही हैं। वर्जिलीज में क्या था भाई? 5 अक्टूबर 1789 चल रहा है, बताओ, नेशनल असेंबली में बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them। अमीर लोग की बेटियां पढ़ती हैं, पढ़ेंगी भाई, वही होता है। Working women had also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the children। मैं ये क्यों लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको ये लाइन्स ही तो मतलब इंग्लिश सिखाएंगे ना, ये लाइन्स जरूरी है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको औरतों के कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ। वहां पे अमीर औरतें जो थी वो तो पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन वो भी पढ़ाई किस लिए? ताकि उनकी शादी अच्छे घर में हो सके, ना कि वो नौकरी कर सके। अब नौकरी करने वाली वुमन क्या क्या नौकरियां करती थी? खाना बनाना, पानी, ये सब घर पे भी आके करेंगी, लेकिन वो भी बहुत हाई सोसाइटी वाला नहीं करेंगी काम। यही खाना बनाना, दूसरों के घर में साफ सफाई करना, यही सब वो करेंगी। ठीक है। तो अब जब औरतों में इतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा, तो क्या औरत नहीं जैकबिन क्लब जैसा क्लब बना सकती है? वो भी बनाएंगी, तो वो बनेगी। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। द सोसाइटी, इसको अंडरलाइन कर लेना, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। जैसे उसमें जैकबिन क्लब था, वैसे इसमें सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द फेमस क्लब। SRRW, SRRW, इसको याद रख लेना।
ये एक क्लब था, जैकबिन क्लब की तरह सीक्रेट क्लब था, जो फीमेल्स के द्वारा ही, सिर्फ फीमेल्स ही थी इसमें, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी किस लिए था? रिवॉल्यूशन के लिए था, अपने अधिकारों के लिए था। तुमको क्या लग रहा है वुमेन ने अधिकार नहीं मांगे होंगे? वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। भाई औरतें इतना मेहनत कर रही हैं 1789 से लेकर के, वो तुम देख रहे हो बेकरी में जाकर के, भाई घर कौन पाल रहा है? अगर आदमी जो है वो नेशनल असेंबली में है, या तो वो प्रशिया से लड़ाई कर रहा है, ऑस्ट्रिया से लड़ाई कर रहा है, तो घर पे कौन है? बच्चे कौन पाल रहा है? सारी इकोनॉमी की देखभाल कौन कर रहा है? औरतें। औरतों को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया, एक्टिव सिटीजन भी नहीं रखा गया। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है। Women's struggle for equal political right, however, continued during the reign of terror. The new government issues laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. रॉबस्पियर तो मुझे पता ही नहीं, पागल आदमी लगता है। वो क्या करता है कि अभी तक तो ये क्लब्स वब्स चल रहे थे, ठीक है, सीक्रेट क्लब्स, वो उनको बैन कर देता है, और उसके बाद से उस पर सजा भी मार देता है कि अगर आप लोग बैन नहीं करोगे, इसको बंद नहीं करोगे, तो वुमेन को भी वो एग्जीक्यूट करा देता था। औरतें भी गिलेटिन में एग्जीक्यूट हुई हैं। पता नहीं क्या आदमी था। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946, बहुत बढ़िया, 1789 से लेकर के 1946 में वुमन को वोट करने का अधिकार मिल रहा है, और वेस्ट हमको बोलता है कि वो फेमिनिस्टिक हैं काफी। हमने 1947 में आजादी पाई, 1947 में हमने वुमन को वोटिंग का अधिकार दे दिया। ये लोग 1789 से रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, पता नहीं कितने दिनों तक लाएंगे, और 1946 में फाइनली जाके, वो तो भाई 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हम लोग के मन में 1930 से था कि हम लोग दे देंगे वोटिंग राइट। इन लोगों को 1946 में जाके लगा, यानी कि हमारे बाद ही इनको लगा कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दे देना चाहिए। वो भी वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी तब। ये मैंने आपको फोटो दिखा दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? स्लेवरी के बारे में है। जैसे वुमन परेशान थी, वैसे ही वहां पे स्लेवरी था। स्लेवरी क्या है कि पहले के यूरोपियंस जो थे वो अफ्रीकन को सिर्फ एक ही काम के लिए मानते थे कि ये मजदूरी करेगा, स्लेव बना के रखते थे ये। ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट दिए हुए ना, कॉलोनीज दी हुई है, कॉलोनीज क्या होती थी कि यूरोपियंस जा करके वहां पे सेटलमेंट करते थे, उन्हीं को कॉलोनीज बोलते थे। वहां से ये निग्रोज को यहाँ पे आपके दिया हुआ है, ये हुआ है ना निग्रोज, इन लोगों को ले आएंगे, और ले आके और फिर यहाँ पे अपना पेटी वर्क्स कराएंगे, मतलब वो बहुत कुछ काम नहीं, मजदूरी वाला काम कराते थे। स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में 1600 से ये लोग भाई हमारे भी इंडिया में आए थे, और ये स्लेव ट्रेड ही करते थे। इनको अफ्रीकन और एशियन स्लेव्स ही लगते थे। ठीक। ये पोर्ट्स हैं बॉडी और नैंटिस अफ्रीकन कोस्ट के, ये सब मतलब इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 16th सेंचुरी से स्लेव ट्रेड होता था। ठीक है। इसमें आप देखो, पहला जो था ना, पहला लाइन है इस पूरे पेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ो कि वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकबिन रिजीम वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। रॉबस्पियर ने कुछ किया हो ना किया हो, उसने ये क्या कर दिया था कि फ्रेंच की जितनी भी कॉलोनीज थी उसको उसने अबॉलिश कर दिया था। स्लेवरी को उसने अबॉलिश कर दिया था। याद रखना, किसने अबॉलिश किया था स्लेवरी को? जैकबिन क्लब के गवर्नमेंट ने, रॉबस्पियर के गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था। ठीक है। अब आप देखिए, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तुमको क्या लग रहा है कोई समाज अगर किसी को फ्री में यूज कर रहा है तो उसकी वो क्रिटिसिज्म करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, 1600 से लेकर के 1700, 200 साल बीत गए, किसी को ये नहीं लग रहा है कि भाई स्लेवरी गलत चीज है। सबको लग रहा है काम हो तो रहा है, सही है। नेशनल असेंबली में सिर्फ डिबेट्स होते थे, हटाए क्या हटाए क्या हटाए क्या, नहीं हटाते थे। फाइनली जो कन्वेंशन था 1794 में, याद रखो, नेशनल असेंबली बन गया था कन्वेंशन। ठीक है। तो कन्वेंशन ने 1794 में सभी फ्रेंच के स्लेव्स को फ्री कर दिया था। ठीक है। जितने भी ओवरसीज पोजीशंस थे, ये ध्यान रखना, ये इनका दोहरा व्यक्तित्व का है। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। फ्रेंच में जो ओवरसीज पोजेशंस थे, मतलब जो विदेश में उनके पोजेशंस थे, जो विदेश में उनकी जमीन थी, कॉलोनीज थी, वहां से स्लेवरी बैन हो गया था 1794 में। ठीक है। लेकिन क्या फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होगा। ये देखो, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। 10 साल बाद फिर से नेपोलियन स्लेवरी ला देगा। अब द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। अब हम अपने इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं। ठीक है।
अब देखो, वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द फ्री स्टाइल इन द समर वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। सेंसरशिप मतलब मान लो कि मैं राजा हूँ, ठीक है, और आप, मुझे तो अच्छा लगेगा नहीं कि कोई मेरी बुराई करे। आप लोगों को वो वोल्टायर वाला कोट जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि तुम मेरी बुराई कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आपको बुराई करने के अधिकार पे, बोलने के अधिकार पे कोई बोलेगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, उसको डिफेंड करूंगा। लेकिन राजा कभी अपनी बुराई सहेगा, क्योंकि अगर राजा की बुराई होगी, एक दो भी करेंगे तो एक दो से धीरे धीरे चिंगारी आग में फैल सकती है और राजा के ऊपर संकट आ सकता है, जो कि हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16 के कारण। तो लुई 16 ऐसा क्यों करता था कि वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़े, लोगों को एसोसिएशन का अधिकार क्यों नहीं था? क्योंकि जैकबिन क्लब एक ऐसा क्लब बनता है जो कि जाके फ्रेंच को उखाड़ फेंकता है, फ्रेंच मोनार्की को। तो वही तो हो रहा है। तो इसीलिए सेंसरशिप मतलब होता है आप किसी की चीज को सेंसर कर देते हो, रोक देते हो। तो सेंसरशिप अभी भी होता है। जैसे इमरजेंसी जब हमारे भारत में लगी थी तो भी सेंसरशिप लगा दिया जाएगा, न्यूज़पेपर्स को वही छापना था जो गवर्नमेंट कहेगी, ठीक है। तो सेंसरशिप मतलब कि राजा पहले चेक करेगा कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तभी जाके होगा। आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा सेंसर बोर्ड, पहले मूवीज आती है सेंसर बोर्ड, वहां पे अगर सेंसर बोर्ड को लग रहा होता है कि ये चीजें नहीं सही है तो वो काट देती है। तो वैसे ही सेंसरशिप में क्या होता था कि ओल्ड रिजीम में, मतलब 1789 के पहले जितनी भी चीजें होती थी, राजा पहले चेक करवाएगा अपने ऑफिसर से कि राजा के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा है, और फिर उसको सेंसरशिप बोर्ड का या फिर सेंसरशिप करके, सेंसर करके, और फिर उसको भेजता था लोगों के बीच में। तो 1789 में एक सबसे जरूरी जो चीज हुई वो ये हुआ कि सेंसरशिप रोक दी गई, ठीक है। ये याद रखना कि 1789 में सेंसरशिप बंद हो गया था। फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन पढ़ लिए हो, न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स ये सब पढ़े हुए हो। फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस भाई, अब लोगों को मिल रहा है, गॉसिप करने को मिल रहा है, तो गॉसिप करेंगे नहीं, हम सभी को गॉसिप करने को मिलेगा, हम करेंगे। फिर उसके बाद से आखिरी में कंक्लूजन में 1804 में, अब 1804 में फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट, ये देख लो, उसको अच्छे से देख लो भाई। इस पे वॉकिन फिनिक्स जो ऑस्कर विनिंग एक्टर है ना, उन्होंने मूवी भी बनाई है, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन है। ये है आपके नेपोलियन भाई साहब। इनका इंडिया में भी कांटेक्ट था उस समय टीपू सुल्तान से, मैंने आपको बता दिया है। ये अपने उसमें भी दिया हुआ है, राजा राम मोहन रॉय से भी इनके कॉन्टेक्ट थे, अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, he set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। अलग अलग जगहों पे ये राज करता गया, वहां पे अपने परिवार को बैठाता गया, धीरे धीरे पूरे यूरोप में भी है। बाद में ये वाटरलू में हार जाएगा 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू होता है उसमें ये हार जाता है। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि बैटल ऑफ वाटरलू में कौन हारेगा। ये वैसे बड़े एग्जाम्स के लिए, मतलब एसएससी वैसे में ये पूछ सकता है कि बैटल ऑफ वाटरलू में कौन जाएगा, तो नेपोलियन मार दिया जाएगा और फिर 1815 में फिर फ्रांस को आजादी मिल जाएगी उस चीज से। हालांकि फिर वहां पे मोनार्की ही आएगी, लेकिन वो अगले साल आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। देखो, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको फ्यूडल सिस्टम समझा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद से आपको 3 प्रिंसिपल्स जो हम लोग को मिले हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, और फाइनली डेट रिवाइज करके इट विल बी ओवर, क्लास विल बी ओवर। थोड़ा सा और रुक जाइए, क्लास लंबा हो गया। तो देखो, रिवीजन में हम लोग जान देते हैं। सबसे पहले समझो, फ्रांस से ना 3 प्रिंसिपल्स निकलेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। हम फ्रेटर्निटी से पहले शुरू करते हैं पढ़ना। फ्रेटर्निटी मतलब क्या है? भाईचारा। भाईचारा होता है फ्रेटर्निटी का मतलब, ब्रदरहुड। तो फ्रेटर्निटी का मतलब कि जब हमारे पास यूनिटी रहेगी, जब हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, तो पूरा फ्रांस का क्या हुआ, राजा अलग है, हाई एशेलॉन्स अलग है, हाई वाली सोसाइटी अलग है, नोबिलिटी क्लर्जी अलग है, लेकिन जब कॉमन पॉपुलेशन एक साथ यूनाइट हुआ, नोबिलिटी का कुछ लोग और क्लर्जी के कुछ लोग, यानी कि एबेसिएज और मिराबी जब एक साथ यूनाइट होते हैं, तो ये सारे मिल करके एक फ्रेटर्निटी बनाते हैं, फ्रेटर्नाइटे। और उसी के कारण फ्रांस में ये प्रिंसिपल निकल के आता है फ्रेटर्निटी वाला, कि हम अब भाईचारे से रहेंगे, क्योंकि अगर हम भाईचारे से रहेंगे तो किसी भी बड़े से बड़े मोनार्क को, बड़े से बड़े ब्रूटल किंग को हम लोग उठा के फेंक सकते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल आया ब्रदरहुड का, ठीक है, जो आगे वर्ल्ड को इंस्पायर करता रहेगा। फिर आता है इक्वालिटी। मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई लॉ के पहले इक्वल है। राजा भी अब कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुनेगा। तो वहां पे अब ये जो अनइक्वल सोसाइटीज थी, जो 3 स्टेट बने हुए थे, क्लर्जी नोबिलिटी, उसको हटा दिया गया था। अब सबके पास सेम प्रिविलेज है, इक्वालिटी है। लिबर्टी का मतलब मैंने आपको बताया, सीक्रेट सोसाइटी था जैकबिन क्लब। सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि उनको राइट्स ही नहीं थे, एसोसिएशन ही था, लिबर्टी ही नहीं थी बनाने की। तो उन्होंने ये बनाया, ठीक है।
उन्होंने ये फ्रीडम दिया, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, उनको अब फ्रीडम मिल गया प्रेस करने का, मतलब पेपर छापने का, पैम्पलेट छापने का, गाना गाने का, राजा के खिलाफ बोलने का, सेंसरशिप हटा दी गई थी। अब वो अपने मर्जी से जो राजा के खिलाफ बोलना चाहे बोल सकते थे, एसोसिएशन बना सकते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, एक्सप्रेशन था। तो ये सारी, ये जो तीनों मेन प्रिंसिपल्स है ना, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही निकल के आती हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फिर एक फ्यूडल सिस्टम था जिसको अबॉलिश किया गया था। फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है कि मान लो मैं जमींदार हूँ, मेरा जमीन है, मैं एक किसान को रख लेता हूँ, वो मेरे यहाँ काम करेगा, ठीक है, वो काम करेगा, मैं उसको सैलरी दूंगा, लेकिन वो मुझे बीज बोने के लिए मुझसे ही पैसा लेगा ब्याज पे। वो मुझसे पैसा लिया, ब्याज पे पैसा ले रहा है और वो फिर काम कर रहा है। मान लो अब जब फसल लगेगी तो उसमें पहले मैं उसको मतलब अपना हिस्सा लूंगा, पहले जो मैं ब्याज पे दिया था पैसा वो लूंगा, उसमें वो थोड़ा सा हिस्सा लेगा, उसमें भी मैं उससे इस अपने जमीन का भी किराया ले लूंगा, तो उसके पास बचेगा थोड़ा। तो ये फ्यूडल सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। फ्यूड्स जो होते थे वो टैक्सेस लिया करते थे, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम एक बहुत ही मतलब पेचीदा सा सिस्टम था जिसमें फार्मर्स को कुछ मिलता ही नहीं था, सारा फायदा फ्यूडल्स उठा ले जाते थे, तो इसीलिए उसको भी अबॉलिश किया गया। आगे देखिए, अब हम चलते हैं अपने टाइमलाइन पे। दिस विल बी द फाइनल रिवीजन ऑफ द डेट्स दैट वी विल हैव टू रिवाइज, और फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी। देखिए 1789 में 0505 याद करो, मैंने आपको बताया था, सिर्फ मैं डेट्स बता दे रहा हूँ। 0505 का चीज ये मिलेगा, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। 20 जून को 2006 वाला जो मैंने बोला था, टेनिस कोर्ट में ओथ होगा, ठीक है, और वहां पे फिर आप सीएस और मेरा व्यू पैम्पलेट बांटेंगे, तो थर्ड स्टेट वाला। 14 जुलाई बेस्टाइल में स्टॉर्मिंग होगी, ठीक है, सिंबॉलिक स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हो जाएगा। 26 अगस्त को डिक्लेरेशन ऑफ राइट वाला निकलेगा। मतलब ये सब आप देखो, 14 जुलाई याद करने वाली है, 5 मई याद करने वाला है, 20 जून याद करने वाला है, और 26 अगस्त याद करने वाला है, ठीक है। 5 से 6 अक्टूबर को वो जो मैंने घोड़े वाली फोटो दिखाई थी, वो गए थे वुमन वहां पे। 1790 आता है, आपको इसमें अभी कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। 1791 में ये याद रखना है, 1791 में 3 सितंबर वाला डेट याद रखना है, 3 तरीके 9, ऐसे याद कर लो, 3 सकते हैं 3 तरीके 9, ठीक है। 3 तरीके 9 मतलब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन वहां बनता बिगड़ता रहता, तो मैंने आपको बताया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसमें राइट्स दिए जाएंगे, फिर आएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें से फिर 21 वाले ऐसे अबव वाले का राइट छीन लिया जाएगा, गरीबों का राइट छीन लिया जाएगा, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता बिगड़ता रहता था। तो ये एक ट्रिक से याद रखना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बिगड़ा हुआ काम वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का था, और 3 तिगाड़ा 3 तिहाई 9, 0309 और 1791 में आपको याद रखना, 2 साल तो लगेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो फर्स्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड एस्टैब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, 3 सितंबर को फाइनली वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखना, अरे बाबा, ये देखो 1792 में वॉर होगा फ्रांस का रशिया के साथ। उसके बाद से 21 सितंबर 1792 को, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रख लेना। ये देखो, अगर आप लोग कॉपी रखे होगे तो इसको रख लेना, 21 सितंबर 1792, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन फ्रांस पहली बार रिपब्लिक बनेगा। पहली बार रिपब्लिक क्यों बनेगा? क्योंकि बाद में फिर नेपोलियन आ जाएगा, ठीक है, तो वो हटा देगा, लेकिन पहली बार रिपब्लिक कब बनेगा? 21 सितंबर को, 2109 1792, ठीक है। अब इसको यार किसी का बर्थडे हो 21 सितंबर को अपने अगल बगल तो बोल देना, और नहीं तो ऐसा मान लेना कि मेरा बर्थडे 21 सितंबर को है, फ्रांस प्रोक्लेम हुआ था रिपब्लिक, ठीक है। आगे चलते हैं, 1793 को भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जनवरी में राजा साहब को मार दिया जाएगा, ठीक, फिर उसकी पत्नी को मार दिया जाएगा, बड़े दिनों बाद मारा जाएगा लेकिन मार दिया जाएगा। जून से जुलाई में रेन ऑफ टेरर, जो कि रॉबस्पियर, टेरर, रेन ऑफ टेरर क्यों बजाया था? टेरर आतंक का उस समय वो साल चल रहा था, गिलोटीन चल रहा था उस समय। फिर अक्टूबर 1793 में, ये सब तो छोड़ो, ये आप लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है। फिर आता है 1794, रॉबस्पियर भी मार दिया जाता है, ये भी उतना जरूरी नहीं है। फिर 1795 में नेपोलियन उठने लगता है, और फिर 1799 में नेपोलियन जो है वो पावर सीज कर लेगा। दिस इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गाइस, ठीक है। आपको कुछ डेट जो थे याद रखने के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 21 सितंबर याद रख लेना, 1791 पहले याद रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक। 1791 में, 1792 में आपका वो रिपब्लिक बन जाएगा। ये सारे डेट जो हैं, खासकर ये 3 डेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके पहले वाले में ये जो टाइमलाइन है ना, ये मैं आप लोगों को प्रिंट करके दे दूंगा, इसमें से ये जो अननेसेसरी चीजें हैं वो मैं हटा दूंगा, ठीक है, तो आप लोग वो भी देख लेना।
ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्लास। दिस इज द क्लास ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब मैं आपको एक और जरूरी चीज बता दूं, वो है ये हमारा टेलीग्राम। हमारे वोल्टा क्लासेस का टेलीग्राम आईडी है। आप इस पे अपने जो मैंने क्वेश्चन शुरू में दिए हुए थे उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हम लोग का टेलीग्राम मिल जाएगा। इस पे आप भेजते रहना, भेजोगे इस पे तो मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर चेक करके भेज दूंगा। कुछ जो प्रैक्टिस डीपीपीज है वो मैं आपको इसमें दे दूंगा, और कुछ जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं इसमें आपको लिख करके भेज दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कर देना। अगर आपको इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट पे आप लिख दोगे तो भी, आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देना तो भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ डीपीपी दे दूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये मतलब बहुत बड़ा वीडियो लग रहा है तो एक रैपिड रिवीजन भी आएगा, एग्जाम के पहले आएगा, जो कि मैं इसको 10 से 15 मिनट में पूरे वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम बस पढ़ेंगे। अभी ये पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है, एक स्ट्रक्चर तरीके से आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, नोट्स बनाते रहोगे, बुक्स एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब हो जाएगा। 2x 3x जितने पे देखना हो, 8x पे देखना हो देख लेना, जैसे भी समझ में आए समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो डाउट्स आप पूछ लेना। दिस विल बी द वीडियो। थैंक यू। और इसी एनसीईआरटी कंकर सीरीज में हम आगे 9th 10th और 6 7 8 का भी यूपीएससी फाउंडेशन के लिए हम वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।